Have you applied for a NEET? No, actually, I wanted to be a photographer, so stop your craps, okay? And just fill the forms. Dad, but I wanted to be a photo. There will be a lot of photos in your textbook. Just enjoy with that, yeah, play with that, okay? Dad, just imagine me capturing the beauty of Himalayas through my lenses and the world witnessing it through my lenses. What a feeling it would be. What a moment it would be. Yeah, it would be so great. You should be a photographer. But first be a doctor, okay? Then be a photographer. एक और एक्ट है, उसको भी देख लेना. वीडियो बंद करे तो स्किप करके सीधा वहां जाके देख लो, लेकिन देख लेना. अच्छा. साल 2023 यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है. 13 लाख बच्चे प्रीलिम्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं. 2024 में जब ये रिजल्ट आता है तो सिलेक्शन होता है सिर्फ 1016 बच्चों का. सिलेक्शन परसेंटेज था 0.72%. 2024 में एसएससी का नोटिफिकेशन आता है जिसमें 34,83,411 बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं. एग्जाम देने कम बच्चे गए, 18,13,060 बच्चे सिर्फ एग्जाम देने गए, पर नोटिफिकेशन थी सिर्फ 17,727 सीट्स की. आरआरबी की नोटिफिकेशन आती है 11,558 सीट्स की और एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं 10 लाख के आसपास. जीडीएस की नोटिफिकेशन आती है 457 सीट्स के लिए और एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन होने वाली है कुछ 5 लाख के आसपास. बट द क्वेश्चन इज why is this Indian youth and society so much intended towards this government job or public sectors? थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने के बाद 3-4 रीजन हमें पता चले. द फर्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया. यूएन के रिसेंट रिपोर्ट्स में यह आया है कि देश के 23 करोड़ 40 लाख लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं. ईस्ट एशिया फोरम के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो मिडिल क्लास है उसका 75% पार्ट लोअर मिडिल क्लास में आता है, जिनकी स्पेंडिंग है $2 to $4, जो कि ग्लोबल पॉवर्टी लाइन से बस थोड़ा सा ही ऊपर है. मतलब अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया तो सीधा नीचे पॉवर्टी लाइन. एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई इंडियन यूथ्स आर गोइंग टुवर्ड्स दिस गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स. क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि पढ़ लो, बस कैसे भी पढ़ के कोई एक बड़े ऑफिसर्स का या एक बड़े पोस्ट का कोई एग्जाम आप क्वालिफाई कर लीजिए और सीधा एक क्लास जंप लग जाए. क्योंकि अगर पावर आएगा तो सबको पता है कि पावर इज इक्विवेलेंट टू मनी. हाँ, आर्ग्यूबली आप ये कह सकते हैं कि क्यों करना है, अपने ऊपर काम कर लो, अपने स्किल सेट पर काम करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने सपनों को फॉलो करिए. पर एक सच ये भी है कि जब जरूरतें पूरी होती हैं तभी सपने देखे जाते हैं. और इस एनालिसिस में जो हमें सेकेंड रीजन लगा वो था एक सोशल स्टेटस का. सबको एक समाज का थप्पा चाहिए कि वो कुछ है. मतलब अगर वो सोसाइटी में एक अच्छे पोजीशन पे है, उनके पास अच्छा पैसा भी है, फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाएंगे क्योंकि उनको समाज का थप्पा चाहिए. यूपी में मेरे एक जान पहचान का है, बेचारा फॉर्च्यूनर पे चलता है, लेकिन उसका कहना है मैडम एक बी ग्रुप की नौकरी दिलवा दो बस. मैंने कहा फॉर्च्यूनर पे चल रहे हो, तुम्हारे अच्छा खासा जमीन है, कहता शादी नहीं हो रही है. बी ग्रुप का जो जॉब का उसका सैलरी है ना, वो एक सप्ताह में वो अपना पॉकेट मनी में खर्च करता होगा, लेकिन उसका कहना है बस एक जॉब चाहिए, अच्छी शादी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं. अभी एक रीसेंट वेडिंग कॉल ऑफ हुई उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे दुल्हन ने ये कह के शादी करने से मना कर दिया कि लड़के की गवर्नमेंट जॉब नहीं, जबकि लड़का इंजीनियर था, उसके पास 1 लाख से ज्यादा की सैलरी थी. अगर छत्तीसगढ़ में जो उनका नेटिव एरिया है वहाँ 20 बीघे से ज्यादा जमीन, पर एक गवर्नमेंट जॉब का थप्पा, एक सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से द मैरिज वाज कॉल्ड ऑफ. शादी हो या फिर रिश्तेदारों का घर हो, एक ये प्रख्यात चलन है इस देश में कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको एक अलग सम्मान मिलता है. अगर सामने आपके एक ऐसा इंसान बैठा है जो आपसे ज्यादा कमा रहा है, पर फिर भी अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा. ये एक हकीकत है, एक काला सच है इस देश में. एक कहावत है या बोली है इस देश की कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो पुश्ते संभल जाएंगे. पर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर नहीं लगी तो जो इंसान तैयारी कर रहा है उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी. अक्सर फेल होने के बाद जब लोग घर आते हैं तो वो दूसरों में अपने आप को कोसते हैं कि हम नहीं निकाल पाए तो वो निकाले. शादी के लिए सामने वाले को सरकारी नौकरी खोजते हैं क्योंकि उनसे नहीं हो पाया तो वो चाहते हैं कि कोई और आ जाए. इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को अगर थोड़ा सा नजरअंदाज भी किया जाए तो आज के यूथ की मजबूरी इस गवर्नमेंट की वजह से ज्यादा है गवर्नमेंट नौकरी में जाने की. तो देश की सरकार ने न केवल पब्लिक सेक्टर्स में जॉब्स को कम किया है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स पर भी ध्यान नहीं दिया है. ना ही एक प्रॉपर
मैनेजमेंट बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं उनके लिए, टॉक्सिक वर्क कल्चर हो या ओवर टाइम वेजेस हो, इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर ये कहा जाए कि सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरीके से निकम्मी रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि सरकार एक एम्प्लॉयमेंट मॉडल बनाने में फेल रही है तो ये बिल्कुल सही होगा कि सरकार फेल रही है एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे। और यही कारण है कि जो लोग प्राइवेट जॉब्स में इन्वॉल्व भी हैं वो या तो अंडरपेड होने की वजह से या वहाँ के टॉक्सिक कल्चर्स होने की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में चले आए। अगर सरकार वहां थोड़ा सा ध्यान देती तो शायद हालात इतने खराब तो नहीं होते, थोड़े बहुत अच्छे होते। एंड द लास्ट, सोशल मीडिया, मतलब दुकान लगी हुई है हर इंस्टा चैनल पे, हर एक चैनल पे एक दुकान लगी हुई है। 2014 में आप सबको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले उन्होंने एक विजन बेचा था कि अच्छे दिन। 2024 में अमेरिका में ट्रंप ने भी ऐसा ही कुछ सेम विजन बेचा कि मेक अमेरिका ग्रेट। ये टीचर्स, जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बन के पड़े हुए हैं, वो भी बच्चों को बस सपना ही बेच रहे हैं। कोई यूपीएससी का सपना बेच रहा है, कोई आईआईटी मुंबई का सपना बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। वो लगे हैं बेचने में क्योंकि एक विजन बेच रहे हैं। और इस चक्कर में कई ऐसे लोग हैं जो अपने पोटेंशियल को चैलेंज करके उससे भीड़ में निकल रहे हैं जहां पे उन्हें हार ही मिलनी है। 8 करोड़ रुपए की गूगल की सैलरी का आज भी ऑफर है, आज भी एनी डे। कल से चाहूँ तो कल से ज्वाइन कर सकता हूँ। कोई लफड़े नहीं है। अभी 41 दिन आ जाती है ना बॉम्बे सीएस में, उसके बाद सब लफड़े नहीं होते। जिस कंपनी में चाहूँ 7 दिन के अंदर अंदर में किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। भैया इकलौता इंस्टीट्यूट चल रहा है पूरे देश भर में, नॉन फंडेड, नॉन वीसी, जिसका सिंगल एम है पढ़ाना। रील्स पे कुछ भी चल रहा है, कोई आया कि कहेगा कि भौकाल तो भैया वो होता है कि हम अगर स्कॉर्पियो से निकले हो तो 4 जनी झुक के तुम्हें सलामी तब मानिक तो अब भौकाल है ना। ऐसे तो सब बना फिर रहते हैं अपने आप में भाव, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे नहीं पता है कि ऐसी बातों से किसका यूपीएससी निकल रहा है, पर निकल तो रहा है क्योंकि ये सुन के बच्चे प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो निकल। आर्ग्यूबली माइट बी द बेस्ट टीचर इन द रिस्पेक्टिव फील्ड बट टेक्निकली अ फेल्ड एस्पिरेंट। आप खुद सोचो कि अगर 5-6 साल में किसी एक फील्ड में अपने आप को इन्वेस्ट करता हूँ और वहां से फेल होके निकल आता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है? इट्स सिंपल कि टू बिकम अ सेलर एट द सेम प्लेस आई वाज अ बायर वंस। एक बार जो मैंने जो चीजें देख के खरीदी है मैं वही बेचूंगा। और अगर 6-7 साल पढ़ा हूँ तो कोई तो एक सब्जेक्ट ऐसा होगा ही जो उसको मुझे रटा हुआ आता होगा, वो मैं पढ़ा दूंगा। मुझे एक चीज बहुत अच्छे से मालूम कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास एक ना एक नेचुरल टैलेंट होता है। आप खुद सोचिए कि आपके पास एक नेचुरल टैलेंट है और अगर 6-7 साल आप उसको नरिश करिए तो आई गेस एक जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, rather than on investing something which you got from this world। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बने हैं, आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए बने हैं और फिर भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आई थिंक यू शुड रिकंसिडर योरसेल्फ, यू शुड फाइंड योरसेल्फ विद इन योरसेल्फ वंस मोर। और एक पर्टिकुलर एज तक अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है तो मैं यही कहूंगा कि आप इज्जत के मौत के भी हकदार नहीं। आप एक काम करिए, आप कुत्ते का मूत पी के मर जाइए, मच बेटर फॉर यू। अंत में बस यही कहूंगा कि अगर 10 लाख 13 लाख में से अगर 1000 बच्चे चूज हो रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम है जिसमें से 1%, 2% या 5% रिजल्ट बन रहा है तो भाई वो प्रिपरेशन करके वो बन नहीं रहे, वो ऑलरेडी हैं। अगर 13 लाख में से 100 बच्चे आईएएस बन रहे हैं तो वो जन्म से ही आईएएस ऑफिसर थे। उनका पर डे का जो एक्टिविटी था वो एक आईएएस ऑफिसर जैसा था। वो कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करके क्वालिफाई करने के बाद वो आईएएस नहीं बनेंगे, वो ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर है। और इस बात को इस देश की जो जनता है, इस देश की जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। फिलोसफिकली इट साउंड्स राइट कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो एक सीट से मतलब है, बट टेक्निकली इट्स द मोस्ट फुलिश थिंग वन कैन से। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी, गाँव में के लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया। 12 साल की उम्र से होता है, इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूटा? जिंदगी में सारे चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं, लोग जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में ही नहीं गया।
दुख है सर, क्या बोलूं मैं अपने दुख अकेला तुम किसी को सामना नहीं कर सकता हूँ सर। संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं क्या ही क्या हूँ, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो इस आग में कूदने से पहले ये सोच लेना कि अगर फेल होके बाहर निकले तो सांसें तो चल रही होंगी पर जिंदा नहीं रहोगे, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ डेथ ट्रैप। I failed. I failed to be a doctor. I failed. I failed as a student. I failed as a son. I tried my best, but no one will remember. They will only remember that I'm a failure. I failed. जिंदगी तुझसे रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। I'm sorry. I'm sorry.